एक चमचे ने मुझे अभी फोन करके बोला कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया। हमने बोला 2014 से पहले मिस कॉल मारता था। भूल गया क्या? भाई ने कॉमेडी पंच मारते हुए एकदम सही बात कही। एक समय वो भी था जब मिस कॉल से काम चलाना पड़ता था। गाइस, बीजेपी बुरी है, कांग्रेस भी बुरी है। बीजेपी थोड़ी ज्यादा बुरी है। मैं तो एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। बीजेपी बहुत ज्यादा बुरी है। लिकर स्कैम वो क्या होता है? बीजेपी बहुत ज्यादा बुरी है। बीजेपी तेरी। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। क्यों लाए राहुल गांधी? नहीं, मुझे पसंद नहीं है राहुल गांधी। वो बस कॉमेडी के लिए ठीक है। अगर मूड खराब है उसका वीडियो देख लो, बस मूड सही। हाँ, मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, मूड अच्छा हो जाता है। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या हुआ? कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस कॉमेडी है वो। तो वो तो किसी कॉमेडियन के बीच में आए ना, बराबर में आए, थोड़ी ना वो मोदी जी के बराबर में आए। आप लोग कमेंट करके सच सच बताना कि आप में से कितने लोगों ने राहुल गांधी की वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा है। इस देश में गधा एक ही है जिसको जबरदस्ती घुमा घुमा कर सीटें बदल बदल कर आप घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये देश जानता है वो गधा गधा ही रहने वाला है। कितनी मेहनत कर लेना, ये आपके लिए ही है। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा भोला भाला मानुस हूं। तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा कि यहाँ पर किस गधे की बातें हो रही हैं। ईवीएम हटा दो मोदी जी, 200 सीट भी लिया तो फिर मुझे कहना। मेरा नाम है मिस्टर मोहम्मद आकिब जावेद। ईवीएम कौन लेके आया था? कौन सेशन में आया था? कांग्रेस लेके आई है, ठीक है, वो हम मानते हैं। 3 बार जीत गई उसी ईवीएम से। मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला ईवीएम हैक हो गई। और जब बीजेपी जीतनी शुरू हो गई, अगर ईवीएम हैक करनी होती तो मोदी जी का मैजिक तो दुनिया में चल रहा है। दिल्ली में क्यों नहीं ईवीएम हैक कर पा रहे? बताओ। दिल्ली में सेटिंग नहीं है, कर्नाटका में क्यों हार रहे? हर जगह उनकी सेटिंग है। बंगाल में क्यों हार रहे? बंगाल में क्यों हार रहे? जहाँ हार रहे वहाँ उसकी सेटिंग नहीं है। जहाँ हार रहे उसमें ईवीएम में सेटिंग नहीं की। जहाँ जीत रहे वहाँ ईवीएम में सेटिंग है। सेटिंग है भाई। अब 24 में ईवीएम हैक है ना, आप पर्ची निकाले बिना वोट मत देना। मगर डंके की चोट पे कह रहे आएगा मोदी। वहाँ मदरसा साहब गजब का टोपीबाज आदमी है। मैं कल ही अजीत भारती भाई का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक ऐसे लोगों को गरियाओ ना, तब तक इन लोगों को समझ नहीं आता है। इनके सामने चाहे आप सारे के सारे फैक्ट्स ही क्यों ना रख दो, उसके बावजूद भी ये आपकी बात सुनने को व समझने को तैयार ही नहीं होंगे। एक व्यक्ति वो होता है जो सो रहा होता है, उसे तो आप जगा सकते हैं, बट एक व्यक्ति वो होता है जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, उसे आप नहीं जगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक 2-4 गालियां नहीं पड़ जाती तब तक इनके बात पल्ले नहीं पड़ती है। मुंबई में पूनम नाम की युवती से की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मौत के बाद शव के कई टुकड़े कर सूटकेस में डाला गया। निजाम नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद हत्या का दावा किया जा रहा है। कल्याण के पास सुनसान इलाके से सूटकेस बरामद हुआ है जिसमें महिला की डेड। आज आए दिन हमारे देश में लव जिहाद के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तब से ही ये लव जिहाद निरंतर चलता हुआ चला आ रहा है, बट इसकी कोई भी चर्चा नहीं करता था। और आज इसको लेकर चर्चा भी हो रही है, इसको लेकर कानून भी बनाए जा रहे हैं। और आज हमारे देश में लव जिहाद की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहराई से फैल चुकी हैं। मैं इसमें बिना हिचके बिना संकोच के कह सकता हूँ कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस इसमें अपना पूरा सपोर्ट देती हुई आई है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही और आज भी लव जिहाद को नकारती हुई आई है। कांग्रेस लव जिहाद को आज भी मानने को तैयार नहीं है। आए दिन इतने केस आते हैं उसके बावजूद भी, बस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कहीं उनका मजहबी वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ज्यादा दूर ना जाए तो कर्नाटक का ही केस जहाँ पर फयाज ने नेहा को चाकू से गोद गोद कर मार दिया था, और कैसे कांग्रेस ने उस केस पर कार्रवाई करने की जगह पर लड़की पर ही लांछन लगा दी और लव जिहाद को सिरे से नकारते हुए इनडायरेक्टली उस जिहादी को ही सपोर्ट करने पे लग गई ताकि उनका जो वोट बैंक है वो ऐसे ही खुश होता रहे। जबकि लव जिहाद की शिकार हुई नेहा के पिताजी खुद कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, उसके बावजूद भी उन्हें न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। और ऐसे ही न जाने कितने तमाम केस आए दिन हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। बट जो कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, जितनी विपक्षी पार्टियां, वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, इन्हें ब्लर करने की कोशिश करती है। और ऐसा भी नहीं है कि लव जिहाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही होता है, नहीं, बल्कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध व ईसाई लड़कियां भी इसका शिकार होती रहती हैं। और ये सब बातें मैं ऐसे ही हवाई नहीं कर रहा हूँ, ये आपको कुछ फैक्ट्स के आधार पर पुरानी घटनाएं याद दिलाते हैं। अजमेर में 1992 में अजमेर रेप केस कांड हुआ था। 1992 में युवा कांग्रेस के सदस्यों से जुड़े एक बड़े घोटाले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 11 से 20 वर्ष की 250 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण व उन्हें ब्लैकमेल करते हुए पकड़े गए थे। और इस पूरे कांड में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह से पारिवारिक संबंध रखने वाले दो कांग्रेस पार्टी के नेता नसीफ और फारूक चिश्ती द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया व उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके फोटोज व वीडियोस को भी बनाया गया। और इन फोटोज को ब्लैकमेल करने के लिए आगे काम में लिया गया। जैसे जिस लड़की की इन लोगों ने फोटोज और वीडियोस बना ली, उस लड़की को ये लोग ब्लैकमेल करते थे कि आप अपनी अगली फ्रेंड्स को लेकर आओ, वरना तुम्हारे फोटोज और वीडियोस को वायरल कर देंगे। और फिर किसी तरह वो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी किसी ना किसी फ्रेंड को पहला फुसलाकर उनके पास ले आती थी। और उसके बाद जो नई लड़की आती थी उसके साथ भी ये लोग यही काम करते थे, उसका शोषण करते, फिर उसकी वीडियोस बनाते, फोटोज बनाते, फिर
उसे भी सेम यही धमकी देते। उसके बाद वो लड़की भी एक नई लड़की लेकर आती और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला 250 से अधिक लड़कियों तक पहुंच गया था। और इसमें जो फारूक चिश्ती था उसने अजमेर युवा कांग्रेस के प्रमुख के रूप में भी काम किया था। और ऐसे ही 2021 में कश्मीर घाटी में 2 सिख लड़कियों की जबरन उम्रदराज पुरुषों से शादी कर दी गई, जिसके बाद सिख समुदाय के नेताओं ने इसका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। तो लद्दाख में भी जहाँ अधिकतर आबादी बौद्ध व मुस्लिमों की है, वहाँ भी ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर बौद्ध महिलाओं ने मुस्लिमों के साथ शादी करने के बाद इस्लाम अपना लिया और फिर बाद में उन महिलाओं को अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और लद्दाख में ऐसी घटनाओं का इतिहास रहा है। तो वहीं लफ्जात के अपराधियों ने जन समुदाय को भी नहीं छोड़ा है, जो भारत की आबादी का केवल 0.4% ही है। जून 2023 में एक जैन परिवार ने मोहम्मद फैजान के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसने उनकी बेटी का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर महाराष्ट्र से यूपी लेकर चला गया। तो वहीं ये जिहादी आदिवासियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के खिलाफ लफ्जात करने में भी पीछे नहीं है। जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने उरांव जनजाति की एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भगा ले जाने के बाद विरोध मार्च निकाला था और जो प्रदर्शनकारी थे वो आदिवासी एकता जिंदाबाद और लव जिहाद बंद करो जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे थे। और सेम ऐसा ही हादिया केस में हुआ। हादिया एक पूर्व हिंदू महिला थी जिसने की इस्लाम धर्म अपना लिया और जहान नाम के एक मुस्लिम युवक से विवाह कर लिया। उसे धर्म परिवर्तन और विवाह के लिए मजबूर किया गया था और उसका ब्रेन वॉश किया गया था। और यहाँ पूरी तरह से लव जिहाद की रणनीति को फॉलो किया गया था, जहाँ युवा लड़कियों को उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है और जब वो एक बार अपने समाज से कट जाती हैं तो फिर उनके लिए एकमात्र विकल्प धर्मांतरण करना ही बचता है। ऐसे ही हमारे देश में न जाने कितने लव जिहाद के केस हैं जिन पर कांग्रेस पर्दा डालने की कोशिश करती है, जिन्हें कांग्रेस छिपाने की कोशिश करती है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा विपक्षी लव जिहाद को एक मनगढ़ंत कहानी बताता है। आज के समय में हम और आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई लव जिहाद की घटना सुनते हैं, बट उसके बावजूद भी ये विपक्ष इतना बेशरम है, लव जिहाद को सिरे से नकारने पर लगा हुआ है। बट बीजेपी से साबित करने में सफल रही, लोगों तक लव जिहाद का सच पहुंचाने में सफल रही और बीजेपी ने हमेशा प्रमुखता से इसकी आवाज उठाई है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के एक बड़े नेता अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर ये तक टिप्पणी कर दी कि लव जिहाद सामुदायिक सद्भावना को बिगाड़ने, माहौल खराब करने की एक चाल लगती है। और वहीं कांग्रेस के एक और नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका कहना है कि लव जिहाद सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी कॉन्सेप्ट मात्र है। बाकी का इसमें अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अच्छे दिन का वादा करने वाले आज लव जिहाद का राग अलाप रहे हैं। लव जिहाद वाले धूर्त लोग हैं, देश और समाज को बांटना चाहते हैं। तो आप खुद ही विचार कीजिए कि आज कितने लव जिहाद के केस हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये विपक्ष अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठा है। ये विपक्ष अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इतने निचले स्तर पर गिर चुका है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला रहा है। एक कांग्रेसी उससे मिलने तक नहीं गया। बट वहीं बीजेपी की तरफ से JP नड्डा जी उस कांग्रेस के पार्षद से मिलने जाते हैं, उसे संतावना देते हैं, उसे आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे लिए न्याय की मांग करेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तो वहीं जब मध्य प्रदेश में शिवराज मामा जी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने इस लव जिहाद को लेकर कड़ी कार्रवाई भी की थी और उसको लेकर कानून भी बनाया था। और यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने लव जिहाद के प्रति कानून पारित किया था। और फिर इस कानून के बाद कई जिहादियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा बीजेपी के ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी हमेशा इस पर स्पष्ट खुलकर बोलते रहते हैं। आज हमारे देश में जितने ही भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें कोई भी लव जिहाद का केस आता है, सबसे पहले उस जिहादी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। आप में से जितने लोग भी मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लव जिहाद का नया केस आ ही जाता है। बट उसके बावजूद ये विपक्ष बिल्कुल ही अंधा बना बैठा है, अपने वोट बैंक को खुश करने में लगा हुआ है। तो एक बार आप लोग विचार करके देखिए, एक बार सोचिए कि अगर ये विपक्षी पार्टियां गलती से भी सत्ता में आ जाती हैं तो इन जिहादियों का और मनोबल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपना वोट देने अवश्य जाइएगा और सोच समझ कर ही वोट दीजिएगा। एक को आएगा मैं बताऊं। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया सर, आ गया फेक नहीं है। नहीं मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात नहीं, तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी बात नहीं, अभी भैया अभी कर रहे हैं प्लीज। जब किसी को लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, बट यहाँ तो इन भाई साहब को टिकट मिलने के बाद एक अलग ही डर महसूस हो रहा है इनके चेहरे पर, क्योंकि बेचारा पप्पू तो अमेठी से भाग गया और इन्हें अमेठी का प्रत्याशी बनकर फंसा कर चला गया। This would have been your first vote in general elections. जनरल इलेक्शन में फर्स्ट कोई एक्साइटमेंट नहीं था इसका? एक्साइटमेंट ऑनेस्टली इतना नहीं था, बिकॉज पता है बीजेपी जीतनी है। Okay, ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज हम देख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन इतनी बढ़िया नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप देख लीजिएगा 70-30% का या 60-40% का रेशियो रहेगा। अपोजिशन फाइट क्यों नहीं दे पा रहा है? एज फार एज माई नॉलेज, इतना नॉलेज नहीं है, बट जो अमित शाह जी है, बाकी जो भी लोग हैं जो बीजेपी में है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक को रिजल्ट्स देखने में मिल रहे हैं सर। किस तरह के रिजल्ट्स?
सर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी जो था, वी आर एट अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन नाउ, एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। बाकी भी सर कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, पहले जैसा हाथ बंधे हुए होते थे सर, इनकर्जन वगैरह हो जाते या फिर सीज फायर हो जाती थी। पहले परमिशन लेने में ही सर इतना टाइम लग जाता था कि चीज़ दब जाती थी। अब नई जो जब से गवर्नमेंट आई है, दीज ऑल थिंग्स कैन बी हैंडल्ड बाय द CEO। भले ही मूर्खों का सरदार कितना भी गला फाड़ फाड़ कर बोले कि देश में तानाशाही है, बट उससे घंटा रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उससे फर्क पड़ता होता तो इससे पहले वाले चुनावों में इसके परिणाम आसानी से दिख गए होते। आज हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे जनता अपनी आंखों से देख पा रही है। आज हमारे देश में विकास दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारा देश ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गया। आज हमारे देश की सेना के हाथ बंधे हुए नहीं है। आज देश विदेशों में हमारे देश के चर्चे हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के चर्चे हो रहे हैं। जहाँ कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, बट आज भाई हमारा देश और मजबूती के साथ और रफ्तार के साथ निरंतर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।